Good morning, students. Welcome to fifth lecture of P block elements in +1 chemistry. तो बच्चों, हम इससे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि बोरोन केवल कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस स्टेट में कोवलेंट और हाइड्रेटेड में आयनिक कैसे रहता है, थैलियम इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आर लुईस एसिड इन नेचर। तो आज हम इसी सिलसिले में इसी चैप्टर में से कुछ नई बातें और सीखेंगे, तो आए सीखें। तो बच्चों, हमें आज मेनली स्टडी करना है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। एनॉमलस होता है बाकी अपने फैमिली मेंबर से जो डिफरेंट बिहेवियर आता है। सबसे पहले हम रीजंस देखेंगे। रीजंस रहते हैं स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, स्मॉल साइज है तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है, और साथ में बोरोन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इन तीन कारणों से बोरोन का बिहेवियर जो है अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की अपेक्षा डिफरेंट रहता है। और ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि बोरोन अपनी फैमिली मेंबर से डिफरेंटली एनॉमलसली बिहेव करता है। पहली बात, इसका स्मॉल क्रिस्टलेटिस होता है। ये बेहद हार्ड नॉन मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, और इसके जो ट्राई हेलाइड्स होते हैं वो डायमेरिक नहीं हो पाते, वो मोनोमेरिक ही रहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमने देखा हाल ही में कि वो डायमराइज कर जाता है, तो बोरोन के ट्राई हेलाइड्स कभी भी डायमराइज नहीं कर पाएंगे। और बोरोन के कंपाउंड्स जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली कोवलेंट, दे आर नेवर आयनिक। ये भी एक डिफरेंस है बिहेवियर का। फिर बोरोन इज नॉन मेटालिक इन नेचर, और बोरोन की मैक्सिमम कोवलेंसी जो है वो 4 तक रहती है। इट कैनॉट गो बियॉन्ड 4, हाउएवर अदर फैमिली मेंबर्स गो अप टू 6 ऑल्सो। और बोरोन केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड एग्जांपल है। और ट्राई हेलाइड्स ऑफ बोरोन आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स। बच्चों, अब हम बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन के बारे में। सबसे पहले जाने कि एनॉमलस बिहेवियर होता क्या है। एनॉमलस बिहेवियर होता है जब कोई एलिमेंट अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की तरह बिहेव ना करे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बाकी ग्रुप मेंबर्स की अपेक्षा काफ़ी देखने में ही फर्क नजर आ जाए, तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। जैसे आपने बड़ी बार सुना होगा कि ये आदमी जो है ये अपने पूरे परिवार से अलग ही बिहेव करता है, बाकी ऐसा करते हैं ये वैसा करता है। तो मतलब हम इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इस परिवार का ये एक सदस्य जो है ये बाकी इधर को चलते हैं तो ये इधर को चलता है। ठीक है, गलत एक और बात है। ठीक वैसे ही बोरोन जो है, बोरोन क्या, किसी भी ग्रुप को जब आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, स्पेशली जब वो सेकंड पीरियड से होता है, तो ये दिक्कत आती है। तो बोरोन भी अपने बाकी फैमिली मेंबर से, ग्रुप मेंबर से, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से डिफरेंटली बिहेव करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। तो देखें कैसे कैसे, कहाँ। देखिए, जब भी एनॉमलस बिहेवियर की बात आएगी, सबसे पहले आप रीजंस जान लें। एनॉमलस बिहेवियर बोरोन का देख रहे हैं आप, चाहे बेरिलियम का देख रहे हो, चाहे किसी और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप का देख रहे हो, रीजंस ये 3 ही रहेंगे। क्या क्या? स्मॉल साइज। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इज वेरी स्मॉल इन साइज, वो उसके एनॉमलस बिहेवियर का एक कारण बनता है। सेकंड है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई जो स्मॉल होगा साइज में, उसके न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया होगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी हाई रही होगी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई रहेगी तो प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल डिफरेंट हो ही जाएंगी। और तीसरा फैक्टर होता है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। हमारे पिछले सारे लेक्चर्स में इस बात का जिक्र आता ही रहा है कि बोरोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकियों के पास है। तो ये भी एक कारण बनता है बोरोन के डिफरेंट बिहेवियर का। अब चलें पहले देखते हैं कौन सा रीजन किस एनॉमलस बिहेवियर का कारण बनता है। एनॉमलस बिहेवियर के एग्जांपल्स बहुत से हैं, हम शुरू से ये करते हैं और एक एक डिस्कस करेंगे। देखें, बोरोन का जो क्रिस्टल लैटिस है
दैट इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज। क्रिस्टल लैटिस बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल है भाई? बोरोन बहुत छोटा सा है। छोटा सा है इसलिए वो बाकी बोरोन एटम्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि छोटा है तो न्यूक्लियस जो है बहुत अंदर नहीं धंसा हुआ है। छोटे एटम में न्यूक्लियस जो है उसकी रेंज जो है काफी बाहर तक जाती है। तो एटम अगर यहां तक है और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की रेंज आगे तक जाती है तो वो बाकी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी और उनको भी खींच लेगा। और उससे क्या होगा, बोरोन का जब क्रिस्टल पैक होने लगता है तब उसके एटम्स बहुत क्लोजली एक दूसरे के आ सकते हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जब बहुत क्लोजली आ गए हैं तो पैकिंग में अगर फैल के पैक होते तो क्रिस्टल लैटिस बड़ा होता। अब क्लोजली पैक हुए हैं तो क्रिस्टल लैटिस छोटा होगा। साथ में उसमें क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी, एक एटम की दूसरे एटम के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ। और बोरोन तो वैसे भी नेटवर्क स्ट्रक्चर है इसका, क्रिस्टल लैटिस है इसका। सो ड्यू टू दिस स्मॉल साइज इट पैक्स इन वेरी स्मॉल क्रिस्टल लैटिस which has very strong inter-atomic attractive forces। तो स्मॉल क्रिस्टल लैटिस में पैक होता है तो इसके क्रिस्टल लैटिस का साइज जो है स्मॉल है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन एंड देयर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। द क्रिस्टल लैटिस इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज। तो ये कारण स्मॉल साइज को ये इसका डिफरेंट बिहेवियर जो था कॉरेस्पॉन्ड कर गया। ओके, दूसरा स्मॉल साइज के कारण एक और चीज है हार्डनेस। बोरोन छोटा था इसलिए उसके क्रिस्टल लैटिस में बड़ी क्लोज पैकिंग हुई तो एक बोरोन एटम दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाए हुए हैं। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम्स के बीच रहती हैं तब ऐसे क्रिस्टल को, ऐसे सॉलिड को मेल्ट करवाने का कि सिंपल सा क्या मतलब है कि उस क्रिस्टल को, उस सॉलिड को हम हीट देंगे और उस हीट से क्या करेंगे, एक एटम से दूसरे एटम के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को रस्सियों की तरह इमेजिन कर लो। अट्रैक्टिव फोर्सेस को हीट की मदद से हम क्या करेंगे, काटेंगे। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो आपको ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट अपने आप हाई हो जाएगा। सो ड्यू टू स्मॉल साइज बोरोन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड ड्यू टू विच it has very hard crystal। और हार्ड है तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, जो कि है भी। सो ये तीन चीजें जो है सीधी कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। देखिए, जब भी एनोमलस बिहेवियर डिस्कस करते हैं तो आपने जब भी इसको एग्जाम में या वैसे भी डिस्कस करना है तो एक तरफ रीजंस देंगे और दूसरी तरफ एग्जांपल्स देंगे कि यस इट बिहेव्स एनोमलसली, जिसके सबूत ये हैं। तो ये एग्जांपल्स ये हैं। तो ये पहले तीन एग्जांपल्स जो हैं कि इसका स्मॉल साइज है क्रिस्टल लैटिस का, ये हार्ड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इन तीनों चीजों का कारण क्या हुआ, बेसिकली बोरोन एटम का स्मॉल साइज होना। ओके, अब हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण क्या क्या डिफरेंस आता है इसकी प्रॉपर्टीज में। देखिए, बोरोन का आपको याद होगा, हमने जब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी तो हमने इससे कहा था कि बोरोन इज नॉन मेटल एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर मेटल्स। व्हाई बोरोन इज नॉन मेटल? बोरोन इज नॉन मेटल क्योंकि मेटल होने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लो चाहिए। तो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, अगेन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, बट डायरेक्टली नॉन मेटेलिक बिहेवियर का कारण डायरेक्टली आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जिसका मेनली कारण फिर है स्मॉल साइज ही, बट डायरेक्टली। सो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन, it cannot afford to form metallic bond, because अगर आपने metallic bond बनाना है, आपने metals की तरह behave करना है, then you have to be electropositive। तो आपको electrons lose करने की tendency होनी चाहिए, जो कि बोरोन में नहीं है। So बोरोन क्या है, non metallic है। ये high ionization enthalpy के कारण एक ये चीज निकली। high ionization enthalpy का दूसरा नतीजा देखें, covalent compounds। इस पॉइंट का मतलब ये है कि बोरोन फॉर्म्स, हमने ये चीज भी पहले पढ़ी है, पिछले ही लेक्चर में शायद, या उससे पिछले में, कि बोरोन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, वेयर एज
rest of the members of this group form covalent as well as ionic compounds. तो बोरोन अपने ग्रुप का इकलौता ऐसा मेंबर है जो केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स? बड़ी सिंपल सी बात है भाई, बोरोन के पास आपको पता है कि ये आपका बोरोन हो गया, ये 2s, ये 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह प्रमोट होके 3 इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग के पर्पस के लिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्यों नौबत आई? नहीं बनाता कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या कर सकता था बोरोन? बोरोन क्या कर सकता था? इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता और केटायन बन जाता। तो हमने पिछले ही लेक्चर में, नहीं सॉरी, उससे पिछले लेक्चर में हमने ये किया है ये चीज कि सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ बोरोन इज सो हाई, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी बोरोन के केस में, दैट इज क्वाइट हाई, वेरी बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज दैट। तो बोरोन इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन नहीं बन सकता। आयनिक बॉन्ड बनाना था तो या तो केटायन बन जाओ या एनायन बन जाओ। केटायन बनने के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते। ओके, एनायन क्यों नहीं बन पाए? तो एनायन इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि एनायन बनने के लिए भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई चाहिए, वो इसकी लो है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव नहीं रह पाएगी। सो due to high ionization enthalpy and low electronegativity value, it is not in a position to form ionic bond in any way. जब आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते हैं और आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर क्या चारा बच गया? अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी पार्टनर के साथ शेयर करवा लो, कोवेलेंट बॉन्ड बना लो, और क्या चाह रहा है? तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ बोरोन, ऑल इट्स कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। एग्जाम्पल देख लें, BF3 प्योरली कोवेलेंट, AlF3 आयनिक है, सेम कंपाउंड, मतलब सिमिलर कंपाउंड्स हैं, बट सी द डिफरेंस। अगेन इट हैपन ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन। अच्छा, अब उससे अगली बात है कि मैं इनको जरा साफ कर देती हूं। ये 2 रीजंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने यहां से इरेज कर दिए। अब हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बोरोन में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि बोरोन में क्या है, 2s और 2p ऑर्बिटल्स चल रहे हैं इसके। ओके, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में वहां पढ़ा है, लेकिन ऐसे रेफरेंस के लिए जो है अभी भी इसको डिस्कस करेंगे हम। ये -1। ओके, व्हेन बोरोन हैलाइड्स लाइक BCl3 is hydrolyzed, then it forms a complex like this। लेकिन एल्यूमिनियम हैलाइड या AlCl3 जिसे आप समझ सकते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, then that forms this kind of complex. Why this difference is there? Just because इस कॉम्प्लेक्स में बोरोन ने अपने इर्द गिर्द 4 OH नेगेटिव्स एकोमोडेट किए हैं। 4 OH नेगेटिव क्यों एकोमोडेट किए? बिकॉज इट हैड 2s, 2px, 2py एंड 2pz, इन टोटल 4 ऑर्बिटल्स। तो अपने इर्द गिर्द इसने 4 OH नेगेटिव्स को एकोमोडेट कर लिया और ये कॉम्प्लेक्स बनाया। बट देन वाई एल्यूमिनियम और बाकी सारे भी इसके फैमिली के ऐसा कर लेते हैं कि उनके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, मींस इसकी टेट्राकोवैलेंसी 4 ही रह जाती है। मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये कितने बना सकते हैं? 6। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम को देखिए, दिस इज 3s एंड 3s है तो, और 3p है। अब जब 3p है तो 3d भी होगा, और एल्यूमिनियम ने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे अटैच किए अपने साथ? एक ही ऑर्बिटल यूज किया, 2, 3, 4, 5 और 6, एंड इट वेंट अप टू कोवैलेंसी ऑफ 6। इसलिए तो बोरोन
6 OH नेगेटिव अपने साथ क्यों नहीं अटैच करवा पाया? क्योंकि इसके पास ले दे के थे ही कौन? S और P ऑर्बिटल थे, 2S और 2P के बाद 2D तो होता नहीं है, तो इसके पास मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने थे फॉर द सेक ऑफ बॉन्डिंग? 4 थे, तो 4 बॉन्ड्स बना लिए। एल्यूमिनियम हैड वेकेंट 3D ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम के पास है, बाकियों के पास गैलियम, थैलियम सबके पास है ही, इसलिए ये 4 के बजाय कहां तक चला गया? 6 तक। So why boron is confined only up to tetracovalency and aluminum and others can go up to hexacovalency? Because boron does not have vacant d orbital. वैसे डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन रेफरेंस था इसलिए इतना सा मिनिमम डिस्कशन बनता था। अब अगला पॉइंट देखें। एक तो अच्छा, बी बोरोन ट्राइहेलाइड्स आर मोनोमेरिक। आपको याद होगा हमने BCl3 किया था अभी हाल ही के लेक्चर्स में, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी किया था। मैंने बोला था AlCl3 जो है वो Al2Cl6 यानी कि डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, और उसका हमने स्ट्रक्चर भी किया था लाइक दिस। और बोरोन ट्राइहेलाइड जो है वो इस तरह से होता है। एल्यूमिनियम AlCl3 बेसिकली AlCl3 है, लेकिन इस एल्यूमिनियम के पास 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो ये एक लोन पेयर किससे ले लेता है? क्लोरीन से। इसको डिटेल में देखना हो तो आप पिछले लेक्चर में देख लें, मैं उतना स्लो नहीं यहाँ पे करवा रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने AlCl3 का स्ट्रक्चर किया है, प्लीज आप उसको देख सकते हैं दोबारा से, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि फास्ट हो रहा है। और ये वाला एल्यूमिनियम इस क्लोरीन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, और ये वाला एल्यूमिनियम जो है इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, और उस सिलसिले में अब इन दोनों यूनिट्स को एक साथ ही रहना पड़ेगा, यानी कि ये बन गया Al2Cl6। क्यों बना Al2Cl6? जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। 2, 4, 6 थे और 2 यहां से और मिल गए, 8 हो गए। 2, 4, 6 और 2 यहां से और इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 8 हो गए। दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसलिए दोनों ने क्या तय किया? हम दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे मिलकर एक पेयर बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, एंड दिस हैपेंड। तो फिर BCl3 ने ऐसा क्यों किया? BCl3 भी तो ऐसा कर सकता था। मान लीजिए कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि बोरोन क्लोराइड भी ऐसा कर सकता था। उसके लिए बोरोन को क्या करना पड़ना था? अपने इर्द गिर्द, ये बोरोन एटम है तो अपने इर्द गिर्द उसको 4 Cl जो थे वो एडजस्ट करने पड़ने थे, लेकिन ये आपका बोरोन है, मान लीजिए बोरोन का जो साइज है वो ये परमिट नहीं करता कि इसके इर्द गिर्द 4 क्लोरीन्स एकोमोडेट किए जाए। डाइमर बनाने के लिए एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द कितने क्लोरीन लग रहे थे? 4। बोरोन भी वैसा कर सकता था, लेकिन बोरोन का साइज छोटा है, इसलिए अपने इर्द गिर्द 4 क्लोरीन्स एडजस्ट नहीं कर सकता, जैसे एल्यूमिनियम ने Al2Cl6 में कर लिए थे। सो ड्यू टू स्मॉल साइज, अगेन ये वाली चीज जो है कहां कॉरेस्पॉन्ड कर जाती है? विथ स्मॉल साइज ऑफ बोरोन के साथ। So due to small size of boron, it is not in a position to accommodate 4 chlorine atoms around it as AlCl3 did while forming Al2Cl6. Therefore, boron halides do not dimerize like halides of other family members. ये रीजन भी साथ के साथ करते रहें। तो फिर अगली बात, 8th पॉइंट है बोरोन हैज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बोरोन केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, एल्यूमिनियम भी ले दे के बताता तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, गैलियम इंडियम ये +1 एंड +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं। थैलियम मेनली +1 बताता है, वैसे +3 भी शो करता है, बट उसकी फेवरेट या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ओके, बोरोन के यहां नामो निशान नहीं है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का। दिस इज अ बिग डिफरेंस। व्हाई?
उसका सिंपल सा कारण है कि ये रहा आपके बोरोन का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर 1s है, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाहर 2s, और ये इनिशियली तो ऐसे ही है। अब देखें 1s जो है वो न्यूक्लियस के इमीडिएटली बाहर है और सेकंड प्रिंसिपल शेल से अंदर है। तो न्यूक्लियस और लास्ट जो प्रिंसिपल शेल है उसके बीच कौन है? 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स। दे आर वेरी गुड एट स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बहुत अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से काफी रोक लेते हैं। जब रोक लेंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे बड़ा ज्यादा नहीं होता है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम होता है। न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम होने का ही नतीजा है कि बोरोन बड़ी आसानी से अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को 2s2 के इलेक्ट्रॉन पेयर को खोल लेता है, अनपेयर कर लेता है और यहां भेज देता है। ठीक है, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इट इज बाउंड टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर नहीं करवा पाता तो फिर इसके पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, उस स्थिति में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता, जो कि ये नहीं करता है। सो बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी स्ट्रांग है, एंड ड्यू टू विच द होल्ड ऑन द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट वेरी strong or very tight, and these electrons of 2s orbital are capable of unpairing, and they give rise, unpairing of these 2 electrons gives rise to +3 oxidation state। ये लिख सकते हैं आप। बट तो बाकियों को क्या दिक्कत हो गई ऐसी? बाकियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? बाकियों ने ऐसा इसलिए नहीं किया। अब आप आ जाएं, जैसे एल्यूमिनियम ही देख लेते, सॉरी एल्यूमिनियम में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, एल्यूमिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, +1 नहीं। गैलियम, इंडियम, थैलियम से ये +1 की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। गैलियम की कहानी फिर से देखते हैं। ये गैलियम का न्यूक्लियस, और बाहर तो ये 4s 4p, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4p में 1 है। लेकिन उससे पहले यहां कौन आता है? 3d। बाकी भी हैं, सेकंड प्रिंसिपल शेल, बाकी सब कुछ है, लेकिन जो मेन कारण है मैं उसी को लिख रही हूं। सॉरी, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई इसमें। अब क्या होता है उससे? जो न्यूक्लियस का चार्ज यहां बाहर तक जाना था, जैसे बोरोन का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज को बड़े अच्छे से स्क्रीन करते हैं। आपको याद होगा मैंने बहुत बार ये बात बताई है प्रीवियस लेक्चर्स में कि 3d के ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैलियम से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, दे गिव वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से नहीं रोका तो न्यूक्लियस चार्ज बाहर जाने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का कंट्रोल, न्यूक्लियस का होल्ड, जिसको हम कह देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बाहर तक जो प्रैक्टिकली पहुंच रहा है न्यूक्लियर चार्ज। तो इन्होंने जिसको बोलते हैं रोका नहीं, तो बाहर काफी न्यूक्लियर चार्ज पहुंच गया। अब ये जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको न्यूक्लियस ने अपने ठीक ठाक कंट्रोल में ले लिया है, जो कि बोरोन में नहीं लिया था क्योंकि वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट ठीक था। अब जब इनको ठीक ठाक कंट्रोल में ले लिया है न्यूक्लियस ने, तो ये बड़ी आसानी से ऐसा नहीं कर पाएंगे कि अनपेयर कर गए। अनपेयर नहीं कर पाएंगे तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए? जस्ट 1। फिर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? ले दे के +1। ओके, तो फिर आप ये मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कारण क्या बना? इनर्ट पेयर इफेक्ट इन दोज एटम्स which have electrons into d orbital
प्रायर टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ गैलियम से स्टोरी शुरू होती है, इंडियम थैलियम तक जाती है। थैलियम में तो डी के सिवाय 14 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भी चले गए, वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट और पुअर हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए थैलियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी उसको बहुत मुश्किल होती है। उसका एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, वो उसी से काम चलाना चाहता है, जस्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से। ओके हाँ, फिर आप बोलेंगे कि गैलियम +3 भी तो शो करता है। ठीक है कि +1 इसकी स्टेबल है, बड़ी स्टेबल नहीं, स्टेबल है, पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो शो करता है। वो इसलिए कर लेता है कि देखें, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है तो दो चीज़ों के बीच कंपेयर करें। एक तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ ले जाना है, उसके लिए अनपेयरिंग के लिए एनर्जी लगेगी, खर्चा आएगा एनर्जी का, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, अनपेयरिंग के बाद इन्होंने क्या करनी है, किसी के साथ बॉन्ड बनाना है और ये 3 बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट या आयनिक भी बनाता है। आयनिक बॉन्ड में भी जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी। चाहे कोवलेंट चाहे आयनिक बॉन्ड बनाए गैलियम, पर जब बॉन्ड बनाएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो इतनी ज्यादा है रिलीज्ड एनर्जी कि वो पेयरिंग अनपेयरिंग के लिए जो एनर्जी का खर्चा आया था उससे ज्यादा है, तो अनपेयरिंग हो जाएगी। क्योंकि अनपेयरिंग के लिए जो खर्चा आया, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसलिए गैलियम +3 शो कर देता है, लेकिन मेन मतलब +1 की टेंडेंसी क्यों है और बोरोन में क्यों नहीं, वो डिस्कस कर रहे थे हम। सो दिस पॉइंट इज ओवर। देन अच्छा, बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स। देखिए, BCl3 एग्जिस्ट एज मोनोमर। एल्यूमिनियम क्लोराइड की तरह डाइमर तो बना नहीं सकता। एल्यूमिनियम क्लोराइड ने डाइमर बनाया और मजे से दोनों एल्यूमिनियम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, उसका काम तो चल पड़ा। बोरोन की दिक्कत देखिए, ये डाइमर बना नहीं सकता क्योंकि बोरोन का साइज बहुत छोटा है और इर्द गिर्द 3 ही क्लोरीन रह सकते हैं, चौथा आ नहीं सकता। पर फिर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही, बोरोन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 2 4 6। भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको कितनी की कमी रह गई है, 2 की। 6 + 2 8। मतलब बोरोन की प्रॉब्लम अभी तक एज इट इज है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी सिंपल सी बात है। बाकी जो हैं, बाकी इसके फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो डाइमर वगैरह बना के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले रहे हैं। इन दैट केस बोरोन कैसे अपनी इलेक्ट्रॉन्स की नीड को पूरा करेगा? लोएस्ट बेस इसको जो भी मिलेगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। इसलिए बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू फॉर्म डाइमर्स एंड fulfill their electronic requirement like that. So they have to accept these 2 electrons from somewhere, some outer source. इसलिए ये बहुत strong लुईस एसिड्स हैं। बाकी भी हैं लेकिन इससे कम हैं। तो अब कुछ एक केमिकल रिएक्शंस जो इनके बोरोन और इसकी फैमिली के हमें पता होने चाहिए कि as far as chemical reactivity is concerned with air के साथ जो इनके रिएक्शंस की बात है, एयर यानी कि ऑक्सीजन, तो क्रिस्टलाइन बोरोन हो या क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। However, in amorphous form, जब बोरोन होगी एमॉर्फस फॉर्म में या एल्यूमिनियम एमॉर्फस फॉर्म में होगा, तब आप ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाना चाहें, इवन देन हाई टेम्परेचर, दिस सिंबल इज फॉर हीटिंग, तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल है। ये बन जाता है B2O3, दिस इज बोरोन ऑक्साइड। अब बोरोन ऑक्साइड में क्या था? बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ऑक्सीजन की -2। जब भी आप ऑक्साइड कहते हैं
देन इट इज -2। बड़ी सिंपल सी बात है, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, B2O3। एंड सेम रिएक्शन एल्यूमिनियम का भी रहेगा, लेकिन ये भी हीट करने पे ही रिएक्ट करता है। हाँ, एल्यूमिनियम के बारे में एक बात जो यहाँ बताना मैं भूल गई, वो ये है कि क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम के ऊपर, क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम एयर को जब एक्सपोज किया जाता है एयर में, तब वो उसके ऊपर Al2O3 की एक लेयर बन जाती है, एंड दैट लेयर प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। मतलब एल्यूमिनियम की सतह पे Al2O3 की लेयर बन जाएगी, और फिर वो लेयर अंदर के एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आने देगी और फर्दर रिएक्शन को रोक देगी। सो दिस वे क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम सिर्फ सतह पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और एमॉर्फस बोरोन और एमॉर्फस एल्यूमिनियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बट ऑन हीटिंग और यू कैन से एट हाई टेम्परेचर बोथ मेक बोरोन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। सेम वे ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन के साथ बोरोन नाइट्राइड बनेगा। बोरोन नाइट्राइड का ये फॉर्मूला इसलिए बन रहा है बिकॉज बोरोन इज +3 एंड नाइट्राइड में नाइट्रोजन इज -3, तो इसको क्या कहेंगे, बोरोन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं नाइट्राइड। इसका ख्याल रखें, दिस इज नाइट्राइड। एंड सिमिलरली एल्यूमिनियम भी नाइट्रोजन के साथ इसी तरह से रिएक्ट करेगा, एंड इट विल मेक एल्यूमिनियम नाइट्राइड लाइक दिस। और बात क्या है कि ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं बोरोन और इसकी फैमिली के, जिस तरह से बोरोन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे बाकी मेंबर्स भी रिएक्ट करते हैं, कंडीशंस वेरी कर जाएंगी। तो ये जो B2O3 बोरोन का ऑक्साइड है, Al2O3 एल्यूमिनियम का, इंडियम ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड। सो इसमें से दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, these two are amphoteric and these two are alkaline in nature। मतलब ये जो है ये एसिड्स की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक नेचर है इसकी। ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर देंगे, और ये लास्ट वाले जो 2 ऑक्साइड्स हैं दे आर एल्कलाइन। एज यूजुअल किसी भी ग्रुप में ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शंस विद एसिड्स एंड एल्कलीज। एज फार एज बोरोन इज कंसर्न, तो ये तो एसिड्स और एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। हाँ, एल्यूमिनियम की जहाँ तक बात है, इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ और एल्कलीज के साथ भी। सो लेट अस सी हाउ डज इट रिएक्ट। यहाँ पे 2, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ 2 6, तो ये बन जाएगा Al3 पॉजिटिव प्लस 6 Cl नेगेटिव। अब देखें यहाँ से 6Cl और 2 एल्यूमिनियम, आप ये मान लीजिए Al2O3 बन गया। अब सीधी सी बात है, क्या बच गया, 6H। 6H का मतलब है 3H2। ये याद रखने वाली बात है कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कोई बहुत क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। एल्यूमिनियम क्लोरीन से कंबाइन करेगा, बाकी जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएगी। As far as reaction of aluminium with nitric acid, concentrated nitric acid is concerned, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे ये एल्यूमिनियम मेटल है, आप नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इसके सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अब फर्दर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने यहाँ पे लेयर बना दी है, अंदर क्या है, एल्यूमिनियम है, तो बाकी नाइट्रिक एसिड के साथ इसका कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और इस तरह से जो आपका एल्यूमिनियम है दैट बिकम्स पैसिव टुवर्ड्स रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड।
ये दोनों रिएक्शंस थे इसके एसिड के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कली। एसिड के साथ तो रिएक्शन हमने चेक कर लिया। एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एक एल्कली का एग्जांपल है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है वाटर की प्रेजेंस में, और इस तरह से 6H2O को आप 6HOH के रूप में देखें तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें 2NaAlOH4 प्लस 3H2। नाउ सी क्या हुआ। सोडियम इज 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज 3 पॉजिटिव, टोटल 4 पॉजिटिव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 4 OH नेगेटिव चाहिए थे, तो ये लग गए। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। एल्यूमिनियम के साथ ऐसे एल्यूमिनेट 3 इस तरह से लिखेंगे क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट किया जाता है। अच्छा, अब देखें 2 सोडियम यहाँ आ गए, एल्यूमिनियम भी 2 एडजस्ट हो रहे हैं। आपको 2 4 8 OH नेगेटिव चाहिए थे, तो 2 OH नेगेटिव आपके यहाँ से हो रहे हैं, प्लस 6 OH नेगेटिव आपने वाटर से ले लिए। ये यहाँ पे OH नेगेटिव सारे एडजस्ट हो गए। आपके पास क्या बच गया? 6H से क्या बन गया? 3H2। सो ये कहना चाहूंगी मैं कि ये रिएक्शन जो है, दिस shows that aluminium can react with alkalis also। और इससे पहले हम जान चुके हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, hence this is an amphoteric substance। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, जैसे बोरोन प्लस क्लोरीन, तो वो बना देगा BCl3। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 2AlCl3। फॉर्मूला वही है, रिएक्शन बिल्कुल स्ट्रेट रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शंस में तो इनके इतने ही रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में।